आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 3 है और हमारा टॉपिक चल रहा है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आज हम अपनी एडवांस एक्सरसाइज 5.5 एंड 5.6 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्म पे हमने 5.4 एक्सरसाइज कर ली थी और उसका लास्ट क्वेश्चन रह गया था, विच इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म का अदर नेम क्या है? तो स्क्वायर प्रिज्म अगर हम बनाएं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो स्क्वायर प्रिज्म का अदर नेम, क्योंकि ये स्क्वायर से बना है, सारी साइडें इक्वल होगी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? क्यूब। तो स्क्वायर प्रिज्म का अदर नेम क्या होगा? क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.5, क्वेश्चन नंबर 1। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट देम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट देम। सबसे पहला क्वेश्चन, ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इफ एनी ऑफ इट्स एंगल इज एक्यूट। एक ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे अगर उसका कोई भी एक एंगल एक्यूट होगा। तो क्या ये करेक्ट है? नो, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके सारे एंगल एक्यूट होते हैं, मतलब 90 से छोटे होते हैं। तो इसको अगर हमें करेक्ट करना है तो हम लिखेंगे ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इफ इट्स ऑल एंगल इज एक्यूट। ठीक है, ऑल एंगल एक्यूट होंगे तब ये एक्यूट ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट, स्केलाइन ए स्केलिन ट्रायंगल कैन नॉट बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। नो, एक स्केलिन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। कैसे? हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उसकी साइड्स ले लेते हैं 5, 4, 3। अब स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट होती है। तो हाँ, इसकी ऑल साइड डिफरेंट है। क्या ये राइट एंगल है? इसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं ए स्केलिन ट्रायंगल कैन बी अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है। ए ट्रायंगल हुज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रायंगल हुज एंगल आर ऑल ऑब्ट्यूज इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है। अगर सारे ऑब्ट्यूज हो गए तो फिर ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे a triangle whose one angle is obtuse is called obtuse angle triangle. Next, all isosceles triangle are equilateral. No, isosceles triangle क्या होते हैं? जिनके दो एंगल और उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे इसके अपोजिट ये वाली साइड और इसके अपोजिट ये वाली साइड, तो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल और साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दोनों इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं या फिर इसके इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। पर इक्वलेटर ट्रायंगल की सारी साइडें इक्वल होती हैं, पर इसकी तो दो साइडें इक्वल होती हैं। तो यहां पे लिखेंगे एन आइसोस्केलस ट्रायंगल कैन नॉट बी ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कॉज इट्स ओनली टू साइड्स आर इक्वल बट इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एक्यूट एंगल ट्रायंगल आर इक्विलेटरल। क्या सारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल होते हैं? ऑल एक्यूट ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं होते, क्योंकि एक्यूट का मतलब हो गया 90 से छोटे। अब 90 से छोटे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 90 से छोटे तो कुछ भी हो सकता है, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसके सारे एंगल इक्वल होते हैं। पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल जरूरी नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हो। तो यहां पे लिखेंगे इफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैज ऑल एंगल 60 डिग्री then it will be equilateral triangle। तो इसको ऐसे करेक्ट करके लिखेंगे if acute angle triangle has all angle 60 degree then it will be a equilateral triangle। Next, in a scalene triangle all angles are of same measure। क्या scalene triangle में सारे एंगल सेम मेजर के होते हैं? No, in a scalene triangle all angles are not
इक्वल मेजर, क्योंकि अगर वो सारे के सारे इक्वल हो गए फिर तो वो इक्वलेटरल बन जाएगा, और फिर वो इक्वलेटरल बन गया तो स्केलिन ट्रायंगल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं इक्वल साइड के अपोजिट वो इक्वल होते हैं, तो यस इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन बी, बोला नेम द रेगुलर पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल। सबसे पहले तो हमको पॉलीगन समझना है, पॉलीगन क्या होता है, उसके बाद फिर बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन की। पॉलीगन एक शेप है जो क्लोज्ड है चारों साइड से या तीनों साइड से और मेड अप ऑफ 9 सेगमेंट। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 9 सेगमेंट। पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर है जो 9 सेगमेंट से बनी होती है। ठीक, ये चारों तरफ से तीनों तरफ से क्लोज होती है। अब सबसे पहला पॉलीगन कौन सा होगा, या सबसे छोटा ऐसा पॉलीगन जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस यूज की गई है। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो एक ट्रायंगल में यूज की जाती है 3, उसके बाद जितने भी पॉलीगन है उसमें 3 से ज्यादा यूज की जाती है, चाहे वो क्वाड्रिलेटर हो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा, ऑक्टा, डेना, डेका, कुछ भी। ठीक है, तो मिनिमम या लीस्ट नंबर ऑफ लाइन इज इन ट्रायंगल। नेक्स्ट इसने बोला है कि रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर का मतलब हुआ कि ऑल लाइन सेगमेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। रेगुलर जब भी बोल दे तो इसका मतलब सारी लाइन सेगमेंट इक्वल लेंथ की होगी। रेगुलर क्वाड्रिलेटर बोलता है तो हमेशा स्क्वायर या रोम्बस लेते हैं, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर की ऑल लाइन सेगमेंट इक्वल होती है या ऑल साइड्स इक्वल होती है। ठीक, नेक्स्ट इसने स्टेटमेंट बोली थी कि इसमें जो इंटीरियर या ईच इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा। जैसे इसकी सारी साइड्स इक्वल हुई तो ये बन गया इक्वलेटरल ट्रायंगल, और इक्वलेटरल ट्रायंगल का हर एक इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है, तो इसका ईच इंटीरियर एंगल विल बी 60 डिग्री। ठीक है, इक्वलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। कैसे होता है, जब हम बनाते हैं इक्वलेटरल ट्रायंगल, मैंने बोला ये तीनों साइडें इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल, और ऐसे ही इन दोनों के अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल, तो तीनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। तीनों एंगल x ले लिए, फिर उसके बाद सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री, x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहां से x आ जाएगा 180/3, इसको डिवाइड करेंगे 60 डिग्री। तो इस वजह से इसका ईच इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बी का सेकंड पार्ट, कैन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। यस इट कैन बी, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाए तो वो आइसोस्केलेस हो सकता है अगर इसकी ये दोनों साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो सकता है। ठीक, तो पर इसको हम बोलेंगे आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल बी अ राइट एंगल, तो यस एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैन बी ए राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मतलब बाइसाइकिल का व्हील। ठीक है, बाइसाइकिल का व्हील होता है राउंड इन शेप या सर्कुलर इन शेप। ठीक है, ये बाइसाइकिल का व्हील है, और इसने बोला है आगे मेक्स 3.5 टर्न्स, 3.5 टर्न्स घूमता है, तो 3.5 टर्न कितना घूमता है, 3 पूरे और 1 आधा। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स थ्रू विच इट टर्न्स। तो इसने कितने राइट एंगल्स बनाए हमको ये बताना है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक है, और इंटू जब ये एक राउंड घूमेगा तो 360 कवर करेगा एक राउंड में। ठीक है, 1 राउंड जब ये घूमेगा तो 1 राउंड इक्वल्स टू इसका हो जाएगा 360 के, क्योंकि एक सर्कल है और ये पूरा एक कंप्लीट राउंड जब लेगा तो यहां से घूम के दोबारा से जब इधर ही आएगा तो इसका एक राउंड होगा और वो 360 का होता है। और इसने घूमा कितना है, ये 3 होल 1/3, 1/2 या 3.5। ठीक, अब इसमें हमको बताना है कि इसने कितने 90 डिग्री के एंगल कवर किए। तो बहुत सिंपल सा है, 7/2 इंटू 360, टोटल तो इसने इतना एंगल कवर किया होगा, और 90 डिग्री कितनी बार घूमा तो 90 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, तो इससे ये रहेगा कितनी बार, 0,
और 4 बार में 2 1 2 2 2 4 7 2 14, तो इसने 14 टाइम्स राइट एंगल कवर किया। ठीक है, दोबारा से समझाता हूँ। एक राउंड में 360 एंगल कवर करता है, 360 डिग्री का। घूमा कितने राउंड? 3 होल 1/2, या मतलब 7/2। तो 7/2 में कितना करेगा? एक में 360, तो 7/2 से इंटू कर देंगे, तो टोटल हमारे ये आ गया कि टोटल उसने कितना एंगल को घूमा। अब इसने ये पूछा था कि इसमें कितने राइट एंगल है ना, इसमें कितने राइट एंगल है। जैसे हमसे ये बोल दिया कि 5 रुपए में 2 टॉफी आती है, ठीक है, तो 10 रुपए में कितनी टॉफी आएगी? ठीक, तो 10 रुपए में टॉफी निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 टॉफी आएगी। सिमिलरली टोटल इतना एंगल घुमा था, 90 डिग्री का कितना घूमेगा, मतलब 90 डिग्री में कितनी टॉफी आएगी, तो 90 डिग्री से डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा उसको। ठीक है, सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 9, 9 4 36, 2 1 2, 2 2 4 एंड 7 2 14। तो उसने 14 राइट एंगल कवर किया। नेक्स्ट है, if a shape is completely bounded by plane face, find the minimum number of faces it may have। बोला अगर एक शेप जो है वो कंप्लीटली बाउंड हो, बाउंड मतलब चारों तरफ से कवर हो, ठीक है, किससे? प्लेन फेसेस से। तो प्लेन फेसेस से चारों तरफ से कवर है, तो मिनिमम उसमें कितने प्लेन फेसेस होंगे? तो हमने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया था, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने थे? एक तो नीचे वाला 1, एक ये फ्रंट का 2, एक इस साइड से 3 और एक इस साइड से 4। तो मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस वो किसी भी बाउंडेड फिगर में, या सबसे ऐसी छोटी बाउंडेड फिगर जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस हो, वो होती है हमारी प्रिज्म, पिरामिड। ठीक है, तो इसको कहेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड में मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस होते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल डज इट क्वाड्रिलेटर हैव? एक क्वाड्रिलेटर में कितने पेयर्स होते हैं अपोजिट एंगल के? और ड्रॉ एक क्वाड्रिलेटर एंड नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। और एक क्वाड्रिलेटर भी बना के दिखाना है और उसके अपोजिट एंगल का पेयर का नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले अपोजिट एंगल के कितने पेयर्स होते हैं? तो ये अपोजिट एंगल एक पेयर, ये एक अपोजिट एंगल 2 पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, तो जोड़ा 2 मिलके बनाएंगे। ये दोनों ने एक पेयर बनाया और ये दोनों ने एक पेयर बनाया, तो अपोजिट पेयर्स कितने हो गए? वो हो गए 2। और उनके नाम क्या क्या हो जाएंगे? एंगल A, C और एंगल B, D। ठीक है, एंगल A, C एंड एंगल B, D। अब इसके बाद ये सर्कल वाला क्वेश्चन आ गया है, इसको भी मैं कराता हूं। पहले हम सारे अदर शेप्स कर लेंगे, फिर लास्ट में सर्कल वाले करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में, आइडेंटिफाई द 3 ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। एक हमको फिगर दे रखी है, उसमें 3 ट्रायंगल्स के नाम हमको लिखने हैं। ठीक है, ABCD, इसमें तीनों ट्रायंगल के नाम लिखने हैं। तो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ABD। तो ये हो गए हमारे तीनों के तीनों ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला राइट द नेम्स ऑफ ऑल एंगल। ऑल एंगल्स के नाम लेने हैं। तो सबसे पहले एंगल ABD, दूसरा ABC। वैसे ABD और ABC इक्वल होगा, पर फिर भी हम लिख देंगे क्योंकि इसमें अल्फाबेट डिफरेंट यूज हो रही है, तो फिर एंगल का नाम लिख देते हैं इसको। ठीक है, ABD और ABC सिमिलर एंगल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका जो कॉमन पॉइंट है, जो एंगल है, वो B पे बन रहा है। अगर B 30 है तो वो इसके लिए भी रहेगा 30 और इसके लिए भी 30 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल ACD, फिर ADC और
ADB, लास्ट BAC, CAD और BAD। तो ये हमारे सारे एंगल्स आ गए यहाँ पे। सबको हमने एक एक बार बीच में देना होता है एंगल्स के नाम को। जैसे ये वाला एंगल ABC लिया, फिर ABD लिया, फिर ADB और ACB रह गए, एंगल ACB। ठीक है, एंगल वो होता है जो सेंटर में होता है। सेंटर में जैसे B की बात, C की बात कर रहे हैं यहाँ पे ACB में, तो ACB ये वाला एंगल देखेंगे। जैसे यहाँ पे बोल रहे थे CAD, तो CAD ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे एंगल्स के नाम लिख लिए हैं। लास्ट है इसका, विच टू ट्राइंगल हैव एंगल D इन कॉमन। कौन कौन से ट्राइंगल होगा? D कॉमन एंगल है, तो ट्राइंगल ABC का और ट्राइंगल ADB का D कॉमन एंगल है। ठीक है, ADC और ADB का D कॉमन एंगल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सबसे पहले राइट द नेम ऑफ द करेक्ट शेप ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दी हुई है और इसका हमें करेक्ट शेप का नाम लिखना है। बोला अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर राइट एंगल। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। तो मैंने जब आपको रेक्टेंगल की फिगर समझाई थी, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल समझाया था, उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, मतलब राइट एंगल होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल। नेक्स्ट है इसके बाद अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल तो किस में होगी? पैरेललोग्राम में होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम में होगी और अपोजिट साइड्स भी इसकी इक्वल होती है। रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें दो शेप्स के नाम आ जाएंगे। एक तो आपका आ जाएगा पैरेललोग्राम और दूसरा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे आएगा? अब ये 90 डिग्री पे जा रही है, 90 डिग्री बिल्कुल सीधा होता है, तो ये भी ऑब्वियसली सीधी जाएगी क्योंकि ये भी 90 डिग्री पे और ये भी 90 डिग्री पे, तो ये भी सीधी जाएंगी। तो जो सीधा जा रहा है वो तो कभी मिलेगा ही नहीं ना, जो 90 डिग्री पे जा रहा है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि रेक्टेंगल की सारी पेयर्स ऑफ जो साइड्स होती है, अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड होती है जो, वो पैरेलल होती है। तो इसमें हमको दो शेप्स के नाम लिखने, एक तो रेक्टेंगल एंड दूसरा पैरेललोग्राम। ठीक है, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। क्वाड्रिलेटर इन विच ओनली टू साइड्स आर पैरेलल। क्वाड्रिलेटर इसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, तो वो हमारा होता है ट्रेपेजियम, इसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं बस। नेक्स्ट, थ्री साइड फिगर विद अनइक्वल साइड्स। थ्री साइड्स की फिगर, तो थ्री साइड्स मतलब किसमें होगा? ट्रायंगल में। और अगर ये सारी अनइक्वल हो जाए तो वो स्केलेन ट्रायंगल हो जाता है। इसका आंसर स्केलेन ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। सारी साइड्स इक्वल हो और हर एक एंगल 90 डिग्री हो, दैट इज स्क्वायर। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ट्रू फॉल्स? एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। यस, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। एवरी पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। क्या हर एक पैरेललोग्राम रोम्बस होता है? तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं केवल, मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, जबकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता, रोम्बस पैरेललोग्राम वो भी नहीं हो सकता क्योंकि रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती। ठीक है, जैसे हम रोम्बस बनाएं तो रोम्बस की हो जाएंगी, तो रोम्बस की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, पर एक पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता, एक रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। क्या एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है? नहीं, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल की केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो एवरी रेक्टेंगल इज कैन नॉट बी ए स्क्वायर, बट एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। तो इसका आंसर फॉल्स।
पैरेलल साइड्स ऑफ ए आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल। क्या आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स इक्वल होती है? आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? आइसो जैसे कि मैंने ट्रेपेजियम बनाया तो आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम क्या होगा? जिसकी ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। तो इसकी जरूरी नहीं है इसकी पैरेलल साइड भी इक्वल हो, तो नो लिखेंगे, नो। ठीक है, आइसोस्केलेस की ये दोनों साइड्स तो इक्वल होती है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये जरूरी नहीं है ये इक्वल हो, तो नो लिखेंगे इसको। आगे बोला है ए सिलेंडर हैज ओनली टू फेस। सिलेंडर के दो फेस होते हैं? नहीं, सिलेंडर के तीन होते हैं। दो तो उसमें फ्लैट होते हैं, है ना, ऊपर के और नीचे के तो फ्लैट होते हैं, और ये बीच में जो है इसको हम अगर खोलें तो ये ऐसा दिखेगा बीच वाला, ये क्या हो गया? कर्व्ड फेस, है ना, बीच में सिलेंड्रिकल शेप है ना, तो ये चीज होती है कर्व्ड फेस। तो तीन फेस हो गए, दो फ्लैट एंड एक कर्व्ड। नेक्स्ट, एक कोन हैज नो वर्टेक्स। कोन की कोई वर्टेक्स नहीं होती है, एक कर्व्ड वर्टेक्स होती है। जब कोन बनाते हैं हम, टोपी बनाते हैं, तो टोपी में आपने ऊपर की तरफ देखी होगी ये कोनिकल शेप, ये कर्व्ड वर्टेक्स होती है उसकी, तो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला ड्रॉ ए ट्रायंगल एबीसी ऑन ए शीट ऑफ पेपर। एक शीट ऑफ पेपर पे ट्रायंगल एबीसी बनाना है, मेक ए पॉइंट ओ इनसाइड द ट्रायंगल। तो कैसे बनाना है? ठीक है, ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, और आगे बोला एंड मेक ए पॉइंट ओ इनसाइड द ट्रायंगल, जॉइन ओ विद ऑल द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, नेम ऑल द ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो सिंपल सा है, तो इसमें ओ बना दिया हमने। अब सारी वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होती है, इनको इससे मिलाना है। अब जितने भी ये ट्रायंगल बने इनका नाम बता देना है, जैसे मैं बता देता हूँ बी ओ ए, बी ओ सी, सी ओ ए। जिसका नाम एक बार आ गया, जैसे सी ओ ए आ गया है, तो ए ओ सी नहीं लिखना, फिर उसको सी ओ ए भी एक ही चीज है और ए ओ सी भी एक ही चीज है। ठीक है, तो तीन बन गए हमारे ट्रायंगल, 1 2 3, और एक ये पूरा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे 4। ठीक है, 1 2 3 और एक पूरा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये मैं बताऊंगा जब सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, हम सारी चीजें कवर हो जाएंगी उसमें, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जब सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये एवरीथिंग विल बी कवर्ड। इन विच टाइप ऑफ द इक्वेटर डू ऑल द डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर, नेम एनी ईच ऑफ द इक्वेटर। किस टाइप की इक्वेटरल क्वाड्रिलेटर में सारे डायगोनल्स अंदर होते हैं? करीब बताया था, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में सारे डायगोनल अंदर होते हैं, कॉनकेव क्वाड्रिलेटर में सारे डायगोनल बाहर होते हैं। तो एग्जांपल तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सारे के सारे जितने भी अभी तक हमने क्वाड्रिलेटर स्टडी किए हैं सारे के सारे कॉन्वेक्स ही करें। कॉनकेव, ये हो गया हमारा कॉनकेव। ठीक है, 1 2 3 4 5 साइड होगी। ठीक है, इसने बोला था कि ड्रॉ सच क्वाड्रिलेटर। इसने हमसे कॉनकेव के बारे में पूछा ही नहीं है, तो कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉनकेव वैसे वो पॉलीगन्स होते हैं, कॉनकेव क्वाड्रिलेटर नहीं होता, पहली बात तो ये। ठीक है, कॉनकेव केवल पॉलीगन्स होते हैं। अब ये 5 साइड्स के भी हो सकते हैं, 6 के भी, 7 के भी, मिनिमम 5 के होंगे। ठीक है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो कॉनकेव पॉलीगन होगा, क्वाड्रिलेटर नहीं होगा। क्वाड्रिलेटर जितने भी होंगे सारे के सारे कॉन्वेक्स ही होंगे। क्वाड्रिलेटर मतलब जो 4 साइड से बने हो। अब 4 साइड से बने हैं, जितनी भी फिगर मैंने आपको बताई अभी तक सारी 4 साइड वाली थी, चाहे वो हमारी स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम हो, कुछ भी हो। ठीक है, और उन सबके जो डायगोनल होते हैं वो इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ होता है। डायगोनल मतलब जैसे मैं शेप बना के दिखाऊं आपको, तो ये इसका डायगोनल कहलाएगा, जो एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स को टच कर रहा हो, है ना, ये वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को टच कर रहा हूँ, ये इसका डायगोनल है। और ये सारे अंदर होते हैं, इसलिए इनको कॉन्वेक्स पॉलीगन या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर डी,
इसमें बोला है इसमें अपोजिट फेस ऑफ ऑल डाइस एड अप टू 7, कंप्लीट द डॉट्स ऑन द फेसेस ऑफ द नेक्स ऑफ द डाइस। ये हमें डाइस का नेक दिया हुआ है, मतलब अगर उसको खोले तो कुछ वो ऐसा दिखेगा, और इसको हमको क्या करना है, ठीक है। तो इसने बोला है कि ये जो डाइस है इसके अपोजिट जो फेसेस होंगे उनका सम 7 है। जैसे इस फेस पे अगर 2 है तो इस फेस पे कितना हो जाएगा 5, अगर इधर 6 है तो अपोजिट फेस पे कितना होगा 1, 6 और 1 7, ऐसे ही ऊपर इधर 4 है तो इधर नीचे कितना होगा 3, ठीक है। और ये सारे के सारे फेसेस जो है अपोजिट होने चाहिए, जैसे 4 के अपोजिट 3 और 5 के अपोजिट 7 और 5 के अपोजिट 2 और 6 के अपोजिट 1, ताकि उनका जो सम करे वो 7 है। तो हमें इसी तरीके से अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले इनमें क्या करेंगे, हम इनको इजी करने का तरीका होता है नंबरिंग डाल देते हैं 1 2 3 1 2 3। सपोज यहां से भी 3 हो जाता और यहां से भी 3 हो जाता और बीच में कोई बच जाता, ठीक है। जैसे 1 2 3 करा, हमने 1 2 3 किया और यहाँ पे कोई भी कॉलम बच गया 4, तो हमें क्या करना है, उस डाइस को, उस फिगर को, उस जो बचा हुआ कॉलम है, जो मतलब मिडिल वाला कॉलम है, उनके उसके अबाउट में उसके चारों ओर उसको बंद करना है। पर अगर इधर भी 3 और बीच में कोई कॉलम नहीं बचा तो क्या करेंगे, इसके अबाउट भी इसको क्लोज कर सकते हैं नेट को, और इसके अबाउट भी। तो जैसे हम इसके अबाउट कर रहे हैं तो कैसे क्लोज होगा, ध्यान से समझना, ये हिस्सा ऊपर आ गया, ठीक है। इसके अबाउट क्लोज कर रहे हैं, ये हिस्सा ऊपर आ गया तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा कहीं, ठीक है। और ये वाला हिस्सा बिल्कुल नीचे चला जाएगा, है ना। जब हमने इसके अबाउट क्लोज किया तो ये ऐसे था, ये शेप आई और ये वाली शेप ऐसे आ जाएगी इस टाइप से, ठीक है, ये वाली। और जो ये वाली है बिल्कुल नीचे आ जाएगी, आ गई। अब जैसे ये बिल्कुल नीचे आई तो ये भी उसके साथ नीचे आ जाएगी, वो यहां पर होगी ऐसे, और वो आगे इधर आके इधर लग जाएगी। तो हमने क्या करना है, इन पे नंबरिंग डालनी है। जैसे इसमें मैंने डाल दिया 1, ठीक है। अब इसके अपोजिट कौन सी वाली आएगी, ये वाली, इस पे मैं डाल देता हूँ 3, तो इसके अपोजिट जो आएगी उस पे कितना हो जाएगा 4, और इसके अपोजिट जो आएगी उस पे कितना हो जाएगा 6। तो ये हो गई डाइस की नंबरिंग। बस आपको मिडल ढूंढना है, अगर मिडल आपको पता चल गया उसके अबाउट उसको क्लोज कर दो। इसके नेक्स्ट वाली में जैसे ठीक है, नेक्स्ट वाली में हम कर रहे हैं, तो इसने यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो आनी है ना। तो ये दोनों अपोजिट आनी है तो वो मतलब यहाँ से ही क्लोज होगा, तभी ये दोनों अपोजिट आ पाएंगी। तो ये वाला हो गया हमारा मिडिल, सबसे ऊपर ये आ गया, ये पार्ट सबसे ऊपर, और वो वाला पार्ट ऐसे सामने आ जाएगा इधर 3, ठीक है, और ये 4 वाला पार्ट इधर जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो मतलब ये कुछ इस टाइप से आएगा। अगर मैं इसका 3D व्यू बनाऊं तो ये पार्ट हो गया, ये ऊपर का हिस्सा ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो ये है 1 2 3, और जो सबसे नीचे की तरफ जो 4 है वो ये वाला पार्ट है। तो हमको ये दोनों पीछे आगे पीछे वाले फिल करने हैं और ये साइड वाले, तो आगे पीछे, है ना, ठीक है। और अगर मैंने इधर की तरफ 4 बना दिया, 4 कह रहा 5 बना दिया, तो इधर की तरफ 2 बनाना पड़ेगा। अब ये चीज हमें यहाँ फिल करनी है, तो ये हो गया हमारा 2, ठीक है। ये हमारा सबसे ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये 1, इसके ये वाला सबसे नीचे गया, तो ये 6 और ये 5।
ठीक है, वैसे भी जैसे ये ऊपर आएगा तो ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, जैसे ये क्लोज होंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये 5 वाला इस साइड आ जाएगा और ये सबसे नीचे वाला इधर से क्लोज हो जाएगा और सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये नेट वाली फिगर करनी है। बस आपको सेंटर ढूंढना है। जैसे नेक्स्ट वाली फिगर में आपने सेंटर देखना है तो 3 और 3 दोनों तरफ से काउंट हुए तो आप किसी भी 3 के अराउंड उसको या अबाउट उसको क्लोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में बोला है एक क्लोज फिगर ज्योमेट्रिकल शेप बनाओ मैच स्टिक की हेल्प से। तो सबसे पहले में बोला 3 मैच स्टिक की हेल्प से जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा ट्रायंगल, 4 से स्क्वायर या रेक्टेंगल, 6 से हेक्सागन और 8 से ऑक्टागन। और इनके एंगल भी बताने हैं और कॉपी में इसको चिपकाना भी है। यहाँ पे हो जाता है खत्म। अब बात करते हैं हम सर्कल की और सर्कल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाया हमने। सर्कल जिस पॉइंट पे रख के हम सर्कल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर उसको कहते हैं उसका सेंटर। सेंटर क्या होता है? एक पॉइंट होता है जहां से इसके सर्कमफ्रेंस की हर एक डिस्टेंस इक्वल होती है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एनी पॉइंट एट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हो, जैसे इसका नाम ए बी सी डी और इस सेंटर का नाम मैं बोल दूं ओ, तो ये सारी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD और इन्हीं को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस ही उसकी रेडियस कहलाती है और सारी रेडियस इक्वल होती है। ठीक, नेक्स्ट, अगर सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट हैं कहीं भी और उनको जो मिलाने वाली लाइन है वो सेंटर से होके जाए तो इसको बोलते हैं हम डायमीटर। ठीक है, इफ एनी 2 पॉइंट्स आर ऑन सर्कमफ्रेंस and we join them with the help of line and this line passes through the center then it will be known as diameter। ठीक है, डायमीटर एक लाइन है जो सर्कल के सेंटर से होके जाती है और सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे FE इज ए डायमीटर। और आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी कि ये 2 रेडियस से मिलकर बना है। कितनी रेडियस से? 2। एक तो यहां से आता है और एक यहां से आता है। तो हम कह सकते हैं डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, मतलब डबल होता है। डायमीटर इज ट्वाइस रेडियस। ठीक है, डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है। नेक्स्ट, तो ये रेडियस और डायमीटर के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं हम कॉर्ड के बारे में। तो ये एक सर्कल है। अगर कोई भी लाइन सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, कोई भी लाइन सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, मिलाती है और वो अगर सेंटर से होके नहीं जाती तो उसको हम कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं उसको? कॉर्ड। ठीक है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर सेंटर से होके ना जाए उसको बोलेंगे कॉर्ड। अगर वो सेंटर से होके चली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? डायमीटर। क्या बोलते हैं उसको हम? डायमीटर। तो हम इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो होती है डायमीटर। किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड इज उस सर्कल की डायमीटर। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। अब बात करते हैं सेक्टर एंड सेगमेंट की। तो ये जो कॉर्ड है इसने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो ये और एक ये। तो ये जो छोटा पार्ट है इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट और ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो ये छोटा वाला
जिसको बोला हमने माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला जिसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो सर्कल को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आएगा कैसे। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि which of the following lines or line segment divide the circle into two parts, which is minor segment और major segment। तो ऑप्शन में आपसे पूछेंगे, ऑप्शन में दिया होगा रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड और नन ऑफ दीज। तो आपको क्या लिखना है वहां पे, कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड जो होती है किसी भी सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। करती तो डायमीटर में डिवाइड है, पर जो डायमीटर है वो इक्वल डिवाइड करती है, वो दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो वो मेजर और माइनर सेगमेंट नहीं लिख सकते वहां पे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर माइनर और मेजर सेगमेंट की बात आए तो वो है कॉर्ड। नेक्स्ट, एक सर्कल बनाया हमने और हमने क्या करा, इसकी दो रेडियस को, मतलब रेडियस तो सेम डिस्टेंस की, सेम लेंथ की होती है, पर दो रेडियस का नाम दे दिया ए और ओ बी। तो इसकी रेडियस ए और ओ बी ने ये हिस्सा इनक्लोज कर दिया। इनक्लोज कर दिया मतलब बंद कर दिया। तो ये जो इनक्लोज हिस्सा है और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम आर्क। क्या कहते हैं इसको हम, आर्क। तो अगर मैं बोलूं ए बी क्या है तो कहोगे ए बी क्या है, आर्क। ठीक है, तो आर्क ए बी ने ये जो पार्ट इनक्लोज किया है इसको कहेंगे हम सेक्टर। इसको कहेंगे हम सेक्टर। तो सेक्टर को कौन बनाता है, रेडियस विद द हेल्प ऑफ आर्क। तो रेडियस जितना हिस्सा, सर्कल की जो दो रेडियस होती है, जितना हिस्सा इनक्लोज करती है मतलब अपने अंदर कवर करती है, उसी को हम सेक्टर कहते हैं। जो छोटा हिस्सा है उसको माइनर सेक्टर कहते हैं, और जो बड़ा हिस्सा है ये वाला उसको मेजर सेक्टर कहते हैं। ठीक है, छोटे हिस्से को माइनर सेक्टर और बड़े हिस्से को मेजर सेक्टर। ठीक है, क्योंकि कवर तो ये भी रेडियस नहीं किया है और ये भी एक आर्क ही है ना, ये बड़ी आर्क है इसलिए मेजर सेक्टर, ये छोटी आर्क है इसलिए माइनर सेक्टर। तो ये था हमारा सर्कल के बारे में ऑल अबाउट। तो सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वो इससे कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिया तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू।